हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके हम पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो ये यहाँ पे हमको काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें हमें बताना है कि हम इनको पृथक किस विधि से करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पूछा है उन्होंने, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। ये तो वही बात हो गई जैसे समुद्र के जल से हमें नमक निकालना हो, तो हम किस विधि को उपयोग करेंगे। तो इसमें हम करेंगे वाष्पन या वाष्पीकरण विधि का उपयोग। वाष्पीकरण विधि का उपयोग हम इसमें करेंगे। तो वाष्पीकरण विधि से जैसे हम समुद्र के जल से नमक अलग करते हैं, तो वहां पे बड़ी बड़ी क्यारियों में हम समुद्री जल भर देते हैं। तो मान लीजिए ये क्यारियां हो गई और यहाँ पे इसमें समुद्री जल भरा है। अब सूरज की रोशनी से ये जल वाष्पीकृत होता रहता है। ये जो इसमें समुद्री जल है ये वाष्पीकृत होता रहता है और नीचे यहाँ केवल नमक नमक बच जाता है। यही हमें इसमें करना है कि सोडियम क्लोराइड भर नीचे रह जाएगा जब जल के विलयन में से जल के अणु वाष्पीकृत होकर ऊपर चले जाएंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है। तो हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, एक पदार्थ सोडियम क्लोराइड है और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। दो तरीके के हमारे पास केमिकल है। तो इन दोनों को हम अलग कैसे करेंगे। तो इन दोनों को हम अलग करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि से। ऊर्ध्वपातन विधि में ऐसा होता है कि इसमें से कोई एक जो हमारा पदार्थ होता है वो द्रव अवस्था में ना आके सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, तब हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें इन दोनों में से जो अमोनियम क्लोराइड है ये ऐसा है कि ये ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, अपने वाष्पीय अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो ये द्रव अवस्था में पहले जाएगा, फिर अपनी गैसीय अवस्था में जाएगा। तो इसीलिए जब हम एक तापमान पे इन दोनों को रखेंगे तो ये तो अपने द्रव अवस्था में होगा, लेकिन उसी तापमान में ये अपने वाष्पीकरण में हो जाए, वाष्पीकृत होके गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो इसीलिए हम अलग कर सकते हैं। इसकी वेपर्स हमने अलग कर ली, यानी कि वाष्प इसकी अलग कर ली, फिर इसके बाद अमोनियम क्लोराइड की वाष्प को हम ठंडा कर देंगे तो वापस से हमें अमोनियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा। तो इस वाले में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करके इसे अलग कर सकते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना है हमें। तो मान लीजिए कार के इंजन ऑयल में हमें किसी भी धातु के छोटे छोटे टुकड़े अगर चले गए हैं तो वो कैसे अलग करें। तो इसको हम छान के अलग करेंगे, जिसको हम निस्पंदन या फिर छानन विधि से अलग करेंगे। तो छानने से जो ये धातु के टुकड़े हैं ये ऊपर ऊपर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये जो ऑयल है ये अलग हो जाएगा। अब है दही से मक्खन निकालने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रण विधि का यूज करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें ऐसा होता है कि हम तेजी से जब दही से हमें मक्खन निकालना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दही ले रखा है, इसको इतनी तेज स्पीड में हम घुमाएंगे, जैसे किसी ने देखा हो अपने घर में वो मथनी होती है उससे तेजी से घुमाया जाता है। तो घुमाते 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 ये जो ऊपर है मक्खन ऊपर हो जाता है, आ जाता है, और पानी नीचे नीचे रह जाता है, जो मठा कहते हैं हम। अब अगला है, जल से तेल निकालने के लिए हम किस विधि का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पृथक्करण कीप का। ये एक प्रकार की उपकरण है जिससे हम जल और तेल को अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस टाइप से होता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे ये नलकी लगी है, यहाँ पे ये नलकी लगी है, इसको खोल देंगे तो यहाँ पे नीचे हमारा गिरने लगेगा। तो जैसे
मान लीजिए ये ऊपर तेल है, ये तेल है और ये मान लीजिए पानी है। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि अगर काफी देर तक तेल और पानी वाला मिश्रण हम छोड़ दें तो तेल ऊपर ऊपर रह जाता है और पानी नीचे आ जाता है। अब हमने इसने ये जो पूरा डायग्राम है इसी को हम कहते हैं पृथक्करण, कीप या फिर सेपरेटिंग फनल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो इसमें हमने डाल दिया है ये पूरा मिश्रण, जिसमें कि तेल काफी देर तक डला रहेगा तो तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे। अब हम ये नल की खोल देंगे तो सबसे पहले पानी गिर जाएगा यहाँ पे। जैसे ही पानी पानी गिरते गिरते यहाँ तक पूरा पानी गिर गया, हम नल की बंद कर देंगे तो पानी हमारे पास यहाँ आ जाएगा, पानी यहाँ हमारे पास यहाँ रह जाएगा और तेल तेल इस सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा। ऐसे हम अलग कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो इसमें हम भारण विधि का उपयोग करेंगे, साथ में हम फिटकरी मिलाएंगे इसमें, फिटकरी मिलाकर। तो इस विधि में हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा गंदा पानी है, मिट्टी के महीन कणों वाला पानी, इसको हम किसी भी कंटेनर या बर्तन वगैरह में भर के रख देंगे। मान लो हमने इस बर्तन में भर के ये रख दिया है और इसमें हम मिला देंगे ऊपर से फिटकरी। फिटकरी क्या काम करेगी? फिटकरी ये जो इसके कण है, मान लो ये है कण, ये मिट्टी के महीन कण है, ये मिट्टी के महीन कणों को एक साथ बांध के बड़े बड़े कण बना देगी। बड़े बड़े कण बनाने से ये फायदा होगा कि जब भारण विधि का मतलब ज्यादा देर तक भरे रखना, इसलिए इसका नाम है भारण विधि। तो जब बहुत टाइम तक ये भरा रहेगा पानी और फिटकरी मिला दिया है हमने, तो ये जो कण हो गए बड़े बड़े मिट्टी के कण, अब मिट्टी के कण बड़े बड़े हो गए तो भारी हो गए, तो ये नीचे बैठ जाएंगे काफी समय तक और ये जो पानी है ऊपर हमारे पास पानी अलग बचा रहेगा। ये पानी पानी हमारे पास ऊपर बचा रहेगा और नीचे हो जाएंगे ये मिट्टी के महीन का। अब अगला क्वेश्चन है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो इसमें हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? और हमें इसमें विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय यानी कि फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पात्र में यानी एक बर्तन में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। पानी है, विलायक का काम कर रहा है। अब उसमें कह रहा है ना कि ये सारे विलयन, विलायक ये सारे शब्द का यूज करना है, इसलिए सबसे पहला हमने विलायक का यहाँ इस्तेमाल कर लिया है। अब कह रहा है इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। अब पानी में हमने चीनी घोली है तो विलायक है पानी और विलेय है चीनी। अब हमें यहाँ पे आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा, बिल्कुल सही। और ये होगा एक प्रकार का समांगी विलयन। अगर आपने पहले की वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि जल और चीनी का विलयन एक प्रकार का समांगी विलयन है। तो विलयन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कहा है तो वो भी इस्तेमाल हो गया। अब उन्होंने घुलनशील भी कहा था तो ये घुलनशील, जो चीनी जल में घुलनशील है, क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है इसीलिए समांगी मिश्रण भी है। अब अगला है, अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय पत्ती डालिए जो जल में एक अघुलनशील विलेय है तथा इसे उबालिए। तो उन्होंने अघुलनशील शब्द का प्रयोग करने के लिए भी कहा है क्वेश्चन में, तो वो भी इस्तेमाल हो गया। अब ये एक प्रकार का असमांगी मिश्रण है, जो विषमांगी मिश्रण है, ये जो चाय पत्ती हमने डाल दी अभी। अब अगला है, इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालना है हमें। अब एक छन्नी से इसे छानिए। आपको चाय, घुले, फिल्ट्रेट तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होंगी। तो हमको ये 2 शब्द और कहे थे उन्होंने, घुलेय यानी कि फिल्ट्रेट और अवशेष। तो हमने सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया और चाय बना भी ली। तो देखिए अवशेष, घुलेय,
अघुलनशील, घुलनशील, विलयन, विलेय, विलायक। देखिए हमने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, विलयन का इस्तेमाल कर लिया। विलयन क्या है? चीनी और पानी का विलयन बना। विलायक पानी था, विलेय चीनी थी। घुलना हमने घोली है चीनी पानी में। घुलनशील चीनी पानी में घुलनशील है, और जो चाय पत्ती वो घुलनशील है, और जो हमारी चाय बनी वो घुले है, और जो चाय पत्ती बाद में बची वो अवशेष है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। देखते हैं तालिका में क्या कह रहा है। तो तालिका में ये जो विलेय पदार्थ है, ये पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन सब की घुलनशीलता हमें दी हुई है। कितने तापमान में? एक 283 केल्विन में, 293 में, 313 केल्विन में, 333 केल्विन में, 353 केल्विन में। इन 5 तापमानों में हमें इन सब की घुलनशीलता दी हुई है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछ रहा है वो इस तालिका के हिसाब से। तो पूछ रहा है वो 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु हमें कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो पूछा है 313 केल्विन पे, और पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में पूछ रहा है। तो 313 केल्विन पे 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता है। कब? 100 ग्राम जल में। अब यहाँ पे पूछा है हमें 50 ग्राम में, तो सीधा से एक आकी विधि से हम लगा सकते हैं। जैसे इसमें कह रहा है तालिका के हिसाब से 100 ग्राम जल में हमें 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला है। 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी है? 62 ग्राम है। तो अब हम इससे 1 ग्राम में निकाल लेते हैं। 1 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा, तो 62/100 करना पड़ेगा। 100 क्यों? क्योंकि 100 ग्राम में जितनी है, 100 ग्राम में है 62, अब 1 ग्राम में निकालेंगे तो जितनी यहाँ करी थी उसको भाग करेंगे इससे। अब हमें निकालने कितने में? 50 ग्राम में। तो अब हम 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा को 62/100 गुणे 50 कर देंगे। ये थोड़ा मैथ ही लगाई क्योंकि ये न्यूमेरिकल ही पूछ रहा है। अब 50 से 100 काटेंगे 2 बार, और 62 का भाग देंगे 2 से, तो ये जाएगा 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 31 बार। तो आंसर आएगा हमारा 31 ग्राम। ये देखिए लिखा भी होगा, देखिए 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए मात्रा है 62 ग्राम। ये हमें कहाँ से मिली? तालिका से मिली। अब 50 ग्राम के लिए चाहिए तो वही वाला मेथड है। तो 62/100 गुणे 50 किया तो आंसर 31 ग्राम आया। अब अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। अब पोटेशियम क्लोराइड का कर रही है। अभी ये पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में चर्चा हो रही थी, अब पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर आ गई, और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करती है? स्पष्ट करें। तो पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए। जब ठंडा किया गया तो जो ठोस पोटेशियम क्लोराइड है वो अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, तो इसीलिए वो विलयन से अलग हो गया। अब अगला प्रश्न है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो 293 केल्विन पर करना है। 293 केल्विन पर ये रहे, पोटेशियम नाइट्रेट है 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड है 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड है 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड है 37 ग्राम। आइए देखते हैं।
ये पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। ये जो प्रश्न में पूछा था कि 293 केल्विन पे कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा, तो ये अमोनियम क्लोराइड ही होगा, क्योंकि इसी की सबसे ज्यादा मात्रा हम 100 ग्राम जल में घोल पा रहे हैं। इसकी 32 है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड है 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 और ये ही सबसे ज्यादा है 37 ग्राम। तो आइए लिख देते हैं कि 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील है। कितनी है? 37 ग्राम। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें बताना है कि अगर हम तापमान घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो जो लवण की घुलनशीलता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है और तापमान में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है, और इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा था वो तापमान घटाया था तो घुलनशीलता घटी थी, तो वो क्रिस्टल के रूप में अलग हो गया था लवण। अब अगला क्वेश्चन है निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, जैसे कि संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि 313 केल्विन पे मान लो 100 ग्राम जल में सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम ही घुल सकता था। तो ये एक तापमान, निश्चित तापमान कितना है? 313 केल्विन हमने यहाँ पर ले लिया। विलेय क्या है? विलेय हमने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया। अब मात्रा 62 ग्राम से ज्यादा नहीं घोल सकते जल में, विलायक जल में नहीं घोल सकते, तो इसी अब जो विलयन बना उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। इसीलिए वो कह रहा है कि जब किसी दिए गए तापमान पर, तापमान कोई एक फिक्स होगा, किसी विलेय भी कोई हर प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं, किसी विलेय की और अधिक मात्रा जितनी दी हुई है उससे अधिक मात्रा अब नहीं घोली जा सकती उस विलायक में, तब जब विलयन जो जैसा विलयन बनता है उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब अगला व्याख्या करनी है हमें, शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ या फिर प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी आदि। अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बना होता है, तो वो शुद्ध पदार्थ होता है। एक ही प्रकार के कण है जिसमें पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के कण है। जैसे सोना है, तो अगर ये सोना है, पूरा सोने का बॉक्स है, तो इसमें पूरा सोने 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 के ही कण होंगे, किसी और के नहीं होंगे। अगला है कोलाइड। कोलाइड कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार जो वास्तविक विलयन है उससे तो बड़ा होता है, लेकिन जो निलंबन होता है उससे छोटा होता है, जो कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। इनके विलेय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता तथा ये स्थायी होते हैं और कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। टिंडल प्रभाव हमने देखा था ना, जब प्रकाश जो विलयन के कणों से टकराता है तो टकराने की वजह से प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो जैसे कि कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। अब जैसे कि रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन आदि इसके उदाहरण हो गए। अब अगला है निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित रहते हैं, मतलब घुलेंगे नहीं। अगर हमने जो भी चीज मिलाई है वो पूरे माध्यम में फैली रहेगी एक समान, इसलिए कह रहे हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चॉक पाउडर,
तथा पानी में चूना पत्थर आदि। अभी हमने जो कीचड़ पानी का हमने भारण विधि देखा भी था कि मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। रेत का पानी में भी रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। और हम कितना भी मिला लें तो रेत अलग अलग हमेशा दिखाई देती ही रहती है। और जबकि वो समांगी मिश्रण वगैरह होते हैं तो उसमें अगर चीनी पानी मिला दिया तो विलयन बनने के बाद चीनी अलग और पानी अलग नहीं दिखाई देता। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। जैसे कि सोडा जल, लकड़ी, वायु, बर्फ, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण में सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। विषमांगी मिश्रण में लकड़ी और मिट्टी। मिट्टी के कण तो अलग अलग हमें दिखाई देते ही, लकड़ी में भी बहुत बड़े बड़े कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। हमें बताना है कि जो रंगहीन हमें द्रव दिया हुआ है वो शुद्ध जल है कि नहीं, कैसे बताएंगे हम। तो यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। क्यों? क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल ही उबलता है। तो जो हमें द्रव दिया गया अगर वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगा, इसका मतलब वो शुद्ध जल ही है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर जम गया तो इसका गलनांक भी फिक्स था, यानी कि वो जल ही है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। हमें बताना है ये जो दी हुई वस्तुएं हैं इनमें से कौन कौन शुद्ध पदार्थ है। बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है, कौन कौन सी? बर्फ है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पारा है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है। तो हमें बताना है कौन कौन से विलयन है, जैसे कि मिट्टी, समुद्री जल और वायु, कोयला, सोडा जल। तो मिश्रण में से विलयन है समुद्री जल, सोडा जल। अब निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो जो कोलाइडल विलयन होगा वो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। अब इसमें से देखना पड़ेगा हमें कौन कौन कोलाइडल विलयन है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो दूध और स्टार्च विलयन ये कोलाइडल विलयन है, इसीलिए यही टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। अब निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में हमें वर्गीकृत करना है। तो ये जो दिया हुआ है जितने भी, हमें इसमें से इन सबको तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त, सब। तो सोडियम में आ सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन ये सारे तत्व हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने। यौगिक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम भी है इसमें, कार्बन भी है, ऑक्सीजन, मीथेन CH4, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है C17H35COONA। तो साबुन भी बहुत अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। मिश्रण है चीनी का घोल, मिट्टी अलग अलग प्रकार की कणों से मिलकर बनी, वायु भी अलग अलग प्रकार के गैसों से मिलकर बनी है, कोयला, रक्त। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है। पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। अब रासायनिक परिवर्तन इनमें से है, पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना। बाकी सारे भौतिक परिवर्तन है, जैसे जल से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है, इसमें अवस्था भर बदल रही है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, इसमें भी कोई कणों में परिवर्तन तो हुआ नहीं, इसीलिए ये भी भौतिक परिवर्तन ही हुआ।
इसी के साथ ही हमारे ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और फीडबैक भी दें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो देखा। स्टे हेल्दी एंड सेफ। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।